बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बिजनेस अपडेट्स में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी 100 इंडेक्स ने 2 नए रिकॉर्ड कायम किए। तारीख में पहली दफा 100 इंडेक्स ने 62,900 पॉइंट्स की नफसाती हद अबूर की और तारीख में पहली दफा ही 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। 62,493 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स बंद हुआ। 801 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। दौरान ट्रेडिंग हमने देखा कि 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी हुई और 100 इंडेक्स पहली दफा 62,900 पॉइंट्स की नफसाती हद पर ट्रेड हुआ। सरमाकारों का एतमाद बहाल है। पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। 733 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। सरमाकारी के तनासुब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मार्केट दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स की फहरिस्त में शामिल हो चुकी है हमारी। इसके अलावा सेंटिमेंट्स क्यों हाई हो रहे हैं? रोजाना हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स 2 नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन है। अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज था। सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। रिकॉर्ड तेजी आज देखी गई। इस हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा दूसरी अपडेट यह है कि इंडिया बैंक में डॉलर सस्ता हो गया है और 44 पैसे आज इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ है। 284 रुपये 97 पैसे से घटकर इंडिया बैंक मार्केट में डॉलर 284 रुपये 53 पैसे का हो गया है। 44 पैसे की कमी इंडिया बैंक मार्केट में बहुत बड़ी कमी होती है और इससे हमारा जो रुपी है वो अप्रिशिएट हुआ है, उसको तकवीत मिली है क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल वो कम हुआ है। हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कम हुआ है। हमारा ट्रेड डेफिसिट वो कम हुआ है। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारी मईशत पर और आइंदा आने वाले दिनों में इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे। तो ये कवी इम्कानात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद कमी होगी। ओपी मार्केट में डॉलर 286 रुपये से घटकर 285 रुपये 50 पैसे का हो गया। खुशाइन बात है। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं बात करूँगा, चेयरमैन ओगरा ने अब से कुछ देर कबल फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मसरूर खान चेयरमैन ओगरा पहली बार फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए और सनतकारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि LPG के जो लॉसेज हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं मुल्क भर में। LPG के जो सेफ्टी मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ख़ास तौर पे कराची में। उनका कहना था कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर LPG की नई पॉलिसी बना चुके हैं और पॉलिसी नेक्स्ट गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। और उन्होंने कहा है कि LPG के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि आप जुर्माने और जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएंगी और समरी हमने हुकूमत को भिजवा दी है। अनकरीब सेफ्टी मैटर्स को मलूज़ खाते रखा जाएगा। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और LPG मार्केटिंग कंपनियों का इसमें कोई कसूर नहीं है जो हादसात हो रहे हैं। ये कहना है चेयरमैन ओगरा का। कसूर है उन लोगों का जो इसमें ब्लैक कर रहे हैं। वो कौन है इसका वो जवाब ना दे सके। उसके अलावा उनका ये कहना था कि मुल्क भर में LPG की डिमांड में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से ब्लैक होती है LPG, गैर मारी सिलेंडर्स फरोख्त होते हैं। इस पर ओगरा की टीमें मुतहरिक होंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईरान से जो गैस इम्पोर्ट की जा रही है उसकी जाँच पड़ताल के लिए नई लेबॉर्ट्री का क़याम भी अमल में आएगा। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और सनतकारों ने उनसे जो एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं वो उस एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे या नहीं उतरे। आइंदा आने वाले दिनों में सनतों को गैस फराम करने का हवाले से क्या पॉलिसी होगी, क्या रेट होंगे, क्योंकि सिंध में और बलूचिस्तान में सनतकार सरापा एहतजाज हैं गैस की कीमतों के हवाले से। इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान की सनतें बंद हैं। उन्होंने अपनी सनतें बंद कर दी हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंडस्ट्री आज मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। क्या बुनियादी वजह है? गैस प्राइसेस। और यही वजह है जिसकी वजह से हम लोग अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर अल्लाह ना करे अचीव नहीं कर पाएंगे साल के अख्ताम तक। तो इस हवाले से भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साइट एसोसिएशन, कोरंगी एसोसिएशन समेत सिंध और बलूचिस्तान की तमाम तिजारती एसोसिएशंस ने दफातर बंद कर दी हैं, मिलें बंद कर दी हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं एक दिन के लिए। और आइंदा आने वाले दिनों में अब इनका क्या प्लान है, क्या उनसे हुकूमत ने रब्ता किया है, क्या डिमांड है और उनके मसाइल और पंजाब के मसाइल में क्या फ़र्क है। आज प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि कराची स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं, बैरूनी सरमाकारी का क्या तसलसल है, सनतों के क्या मसाइल हैं, चेयरमैन ओगरा ने जो सिफारिशात भेजी हैं इसको लेकर सनतकार क्या सोचते हैं। आज के सेगमेंट्स में हम इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद बिलवानी, सरपरस्त आला पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आज सनतें बंद हैं सिंध और बलूचिस्तान की, एहतजाज कर रही हैं। गैस की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, तवानाई बहरान को हल करने के लिए कोई बेहतर पॉलिसी लाया जाए। क्यों सिंध और बलूचिस्तान के सनतकार आज गैस
शॉर्टेज ऑफ गैस प्राइसेस की वजह से सनतें बंद करके बैठे हैं, आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे जावेद बिलवानी से। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। क्या करने जा रहे हैं? आज तो आपने शटर डाउन कर दिया इंडस्ट्रीज का, आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ये शौक नहीं होता कि वो अपनी इंडस्ट्री बंद करे जी। ये गवर्नमेंट ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, मौजूदा गवर्नमेंट ने, कि वो सारा सर्कुलर डेब्ट, सारी क्रॉस सब्सिडी सारी इंडस्ट्री के ऊपर ये लोड कर रहे हैं और इंडस्ट्री की प्राइस जो है वो 2200 पे ले गए, जबकि ओगरा ने जो डिटरमिन की है प्राइस वो 1350 जो की है, उसके अंदर 22% मुनाफा रख के की है। अब ये क्या कर रहे हैं कि इनको आईएमएफ ने कहा है कि क्रॉस सब्सिडी आप सब्सिडी नहीं दे सकते, और आपने अगर बजट में प्रोविजन नहीं रखा तो आप सब्सिडी नहीं दे सकते। अब इन्होंने नया गेम शुरू कर दिया कि बजट में तो प्रोविजन नहीं था, अब इन्होंने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया और इन्होंने क्रॉस सब्सिडी देना शुरू कर दी। अब क्रॉस सब्सिडी जो दी जा रही है वो सारी उस सेक्टर से दी जा रही है जिसने कभी भी सब्सिडी नहीं दी इनसे, और उनको दी जा रही है जो समझते हम कहते हैं कि गैस जो है स्मगल हो रही है, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है उसके अंदर 87% उनका रॉ मटेरियल गैस है जी, और वो सेंट्रल एशिया स्मगल होती है पाकिस्तान से, और उसको सब्सिडी दी जा रही है। अभी भी स्मगल हो रही है फर्टिलाइजर, अभी भी स्मगल हो रही है इन हालात में भी, अभी भी हो रही है। और उनकी अगर बैलेंस शीट के अंदर आप इनका प्रॉफिट देखें फर्टिलाइजर कंपनी का जी, तो वो 40-40 बिलियन रुपीस का ईयरली प्रॉफिट होता है। अब आप मुझे बताएं, जिनका 40 बिलियन का ईयरली प्रॉफिट है उनको सब्सिडी की क्या जरूरत है? एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक के अंदर 40% लैंड लॉसेस है। जो लैंड लॉसेस 40% है, उतनी लॉसेस की जो क्वांटिटी बनती है गैस की, इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट उससे कम है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप ये डोमेस्टिक का लैंड लॉसेस खत्म कर दें, हालांकि दुनिया के अंदर लैंड लॉसेस 2% से ज्यादा नहीं होता, बांग्लादेश में 1.25% है। अगर ये लैंड लॉसेस खत्म कर दें तो आज इनको आरएलएनजी इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर हम उनसे ये कहते हैं कि आप डोमेस्टिक को सब्सिडी दे रहे हैं, तो डोमेस्टिक का आप बात ये करते हैं कि गरीब आवाम, तो जो डिफेंस में और गुलबर्ग में और पीएसएचएस सोसाइटी और जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर जो लोग रहते हैं और बंगलोस में रहते हैं, वो क्या गरीब आवाम है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। गरीब आवाम तो वो है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे। आप मुझे ये बताएं कि अब सब्सिडी कहाँ से देंगे? इनको जो रहम आ रहा है वो दूसरों के जेब से आ रहा है। अब ये मुझे ये बताएं, सारी दुनिया में ये जा रहे हैं बोरोइंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ हुकूमत से कि पाकिस्तान से यूथ क्यों बाहर जा रहा है? लेकिन जावेद साहब, यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है। आपने कहा कि फर्टिलाइजर आज भी स्मगलिंग के जरिए मुल्क से बाहर जा रही है, कौन कौन से ममालिक जा रही है, कैसे जा रही है? जब स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, उसके बावजूद भी अगर फर्टिलाइजर स्मगल हो रही है और फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी दी जा रही है और आप लोग सनतें बंद करके बैठे हुए हैं, तो ये तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है। फिर दूसरी बात ये कि आपने फर्टिलाइजर सेक्टर को तनकीद का निशाना बनाया, आपने आईपीपीस के ऊपर कोई बात नहीं की। क्यों आईपीपीस पर आप बात नहीं करते? आईपीपीस तो ज्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर से ज्यादा हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा रही है। इन सवालात के जवाब अगर आप दे दें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए, एक तो स्मगलिंग की जो आपने बात की कि आपकी स्टूडियो में भी कुछ लोग पान पराग खाते होंगे। पान पराग हर पान वाले की दुकान में बिकता है और इंडिया से आता है जी। और आप देखें, जब ईद उल अजहा आती है तो इंडिया से गायें स्मगल होके आती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि ईद उल अजहा जब आती है तो हम भारत से जानवर स्मगल करके यहाँ मंगवाते हैं। ये तो आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं जावेद साहब। मैं खुद गाय खरीदने जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि इंडिया का माल है। मतलब वो तो बोलते हैं ना। और हर सिगरेट की दुकान के अंदर इंपोर्टेड सिगरेट बिक रही होती है। ये कहां से आती है? जादू से आ जाती है? लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर की जो अभी स्मगलिंग का सिलसिला जारी है, मैं इस हवाले से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि फर्टिलाइजर कहाँ कहाँ स्मगल हो रही है और आपके पास क्या रिपोर्ट है? सेंट्रल एशिया की तरफ जाती है, सेंट्रल एशिया की तरफ बाया जाती है। बाया
वाया पाकिस्तान बॉर्डर जाती होगी। पाकिस्तान से बॉर्डर कौन सा सेंट्रल एशिया का पहला बॉर्डर आता है, वहां से जाती होगी। यानी अफगानिस्तान और आप कह रहे हैं कि ईरान के जरिए स्मगलिंग हो रही है अभी भी? नहीं, सेंट्रल एशिया के रास्ते में जो हमारा बॉर्डर लगता है वहीं से जाएगी वो, और कहां से जाएगी। अच्छा, सही। आप कह और रहे हैं आईपीपीस की जो आपने बात की, आईपीपीस का तो यह हाल है, जिन्होंने जिंदगी में एक यूनिट भी बिजली नहीं बनाई, उनको भी कितने कितने अरब रुपए हम पेमेंट कर रहे हैं सालाना कैपेसिटी की मद में। और आप देखें, मुझे ये बताएं कि अब मैं डोमेस्टिक की बात करता हूं, डोमेस्टिक के अंदर तो आईपीपीस के जो खिलाफ है आप लोगों ने बलूचिस्तान। क्यों ऐलान नहीं किया? कोई फर्टिलाइजर सेक्टर पर तो आपने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है, सही है वो मामला, लेकिन आईपीपीस के ऊपर आपने इतना ज्यादा हमने हमने प्रेशर डेवलप नहीं फर्टिलाइजर की किया। भी बात की है, हमने डोमेस्टिक की भी बात की है, हमने आईपीपीस की भी बात की है, और हमने जो है उसकी बलूचिस्तान की भी बात की कि बलूचिस्तान के अंदर गैस का कंजम्पशन सर्दियों के अंदर 150 से 200 MMCF पे चले जाता है। जी। वैसे जो है वो 50 से 60 MMCF पे होता है। और जब 150 से 200 MMCF पे जाता है, उस पे हमने एसएसडी से पूछा कि आपकी बिलिंग भी बढ़ जाती होगी। बोला बिलिंग जो गर्मियों में होती है वही रहती है। तो हमने बोला वो जो गैस जा रही है वो कहाँ जा रही है? बोला वो चोरी हो रही है या बगैर पेमेंट के बिक जा रही है, लैंड लॉसेस। आप मुझे ये बताएं, उस सब के गुनहगार हम हैं क्या? बिल्कुल, ये यूएफजी इंडस्ट्री 90% साफ पर है, कर देंगे? एसएचजीसी का यूएफजी 90% पे पहुंच गया है। ये बताएं कि सबसे बड़ा मसला क्या है इस मुल्क की मईशत का गैस सेक्टर को लेकर? आईपीपीस, फर्टिलाइजर सेक्टर, या फिर लाइन लॉसेस? देखिए, मैं तो आपको एक बात जानता हूं कि हमको एक्सपोर्ट करना होता है, तो जी। हमको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर compete करना होता है। जी। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में आप जब ही compete कर सकोगे जब आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सही हो और आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जी। और जनरल इंडस्ट्री का मसला ये है कि जनरल इंडस्ट्री जो है वो सब्स्टिट्यूट है इंपोर्ट के लिए। अब आपके मुल्क की जनरल इंडस्ट्री भी, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और बाहर से वही चीज सस्ती आएगी, तो वो इंपोर्ट होगी। जब इंपोर्ट होगी तो आपको फिर फॉरेन एक्सचेंज मसला का बताइए, प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट क्या बंद है होगी हमारे गैस सेक्टर का? तो आपको फॉरेन आईपीपीस, एक्सचेंज का प्रॉब्लम। फर्टिलाइजर सेक्टर, या फिर लाइन लॉसेस? भाई ये सब चीजों को सही करने की जरूरत है। अगर ये सब चीजों को सही करेंगे तो जी। इनको आरएलएनजी इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के आने के बाद मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा कि अब अगला प्लान इन लोगों का क्या है सनतों को बंद करने के हवाले से। ब्रेक के बाद हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। जावेद बिलवानी साहब, ये बताएं कि अब इंडस्ट्रीज शटडाउन पर हैं, आज उन्होंने शटडाउन किया है सिंध और बलूचिस्तान की इंडस्ट्रीज ने। अगला कदम आप लोगों का क्या है? देखिए, आज हमारे साथ तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के ऑफिस बेरर हमने मीटिंग की। उसमें चंद ऑफिस बेरर्स ने ये कहा है कि हम नेक्स्ट स्ट्राइक जो है 1 हफ्ते की करें, क्योंकि अच्छा। ये इतनी आसानी से गवर्नमेंट जो है ये नहीं मानेगी हमारी बात। हम 1 हफ्ते की जब स्ट्राइक करेंगे तो शायद इनको समझ पड़ेगी कि ये सीरियस मामला है। क्योंकि देखें, आज हमने जब इंडस्ट्री की स्ट्राइक की, उसमें जो हमारे एसोसिएशंस के मेंबर्स थे जी। उन्होंने तो तकरीबन 80-90% ने बंद की फैक्ट्रियां। मगर जो मेंबर्स नहीं थे, उन्होंने जब देखा इंडस्ट्रियां बंद हैं तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और एसोसिएशन से कहा कि नेक्स्ट टाइम स्ट्राइक करेंगे तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने सैटरडे की नाइट में बैनर्स लगाए हैं, जी। तो हम जो है हमें पता नहीं चला। और मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट स्ट्राइक होगी वो 99% इंडस्ट्री बंद होगी। और एक ये हफ्ते के लिए आप भरपूर, नेक्स्ट स्ट्राइक करने जा रहे हैं? वो हम अभी डिसाइड करेंगे 2 दिन के बाद। अगर 2 दिन तक गवर्नमेंट ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया तो हम 1 हफ्ते की स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, मुल्क भर में सनती जोन्स के लिए गैस के मुकाबले में बिजली ज़्यादा महंगी है, तो बिजली की कीमतों के हवाले से आप लोग इतने वो प्रेशर नहीं डेवलप कर सके जितना आप गैस की कीमतों के हवाले से कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बिजली के लिए भी हमने बात की है। हमारा जो एहतजाजी बैनर लगे हैं उसमें बिजली का भी हमने लिखा है कि जैसा कि गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि इंक्रीमेंटल कंजम्पशन के ऊपर हम आपको प्राइस, मिनिमम प्राइस करके देंगे, जो कि पंजाब में दी जा रही है।
और सिंध बलूचिस्तान की इंडस्ट्री को नहीं दी जा रही। वो वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। और जब अभी बीच में हमारे कुछ लोगों की एनर्जी मिनिस्टर से मीटिंग हुई जी। तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं कर सकते। लेकिन अब मेरे हमें ही समझ नहीं प्रोग्राम आ रहा कि में पंजाब के लिए है, जावेद साहब, मेरी प्रोग्राम पंजाब के में लिए है, सिंध चेयरमैन बलूचिस्तान एप्टमा के लिए नहीं है। आसिफ इनाम ने कहा है कि ये फार्मूला, ये पेशकश गवर्नमेंट ने सिंध बलूचिस्तान के ताजिर को भी दी थी, सनती जोन के बिजनेस कम्युनिटी को भी दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। अब वो ये चाहते हैं कि वो पॉलिसी या वो फार्मूला दोबारा दिया जाए जो पंजाब के सनतों को दिया गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, आसिफ इनाम जो है ना, जी उनका झुकाव पंजाब की तरफ है, क्योंकि उनके लीडर जो है वो पंजाब से हैं और उनके जो जोनल चेयरमैन जो हैं जी वो इंडस्ट्रीज के साथ हैं। और उनकी बात जो है, आसिफ इनाम जो है वो जहां भी मीटिंग में होता है, पूरे सिंध बलूचिस्तान की तमाम इंडस्ट्री एक तरफ होती है और उसकी बात एक तरफ होती है। और बल्कि अब इंडस्ट्री के लोग बाकायदा बोलते भी हैं मीटिंग के दौरान कि आप पंजाब की बात कर रहे हैं या सिंध या बलूचिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। सही। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुलेमान चावला। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज सिंध और बलूचिस्तान की सनतें बंद हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत मुख्तलिफ एसोसिएशन इस एहतजाज का हिस्सा हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज जो इन्होंने स्ट्राइक करी है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने, जी इसमें गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करना कोई इतना ऐसा आसान काम नहीं होता, लोगों का नुकसान होता है, सारे बरामदी ऑर्डर्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी वजह हम गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हम गवर्नमेंट को पिछले 3 हफ्ते से ये बात कह रहे हैं कि भाई आए, बैठें, ये देखें कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को एक्सप्लेन करना ये गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। इस वक्त काम करना तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो चुका है इस प्राइस पे, जो गैस की ये प्राइस है। और जो इन्होंने हमारे से वादा करा था बिजली का जो रेट हम सर्दियों में कम कर देंगे, वो अभी जी उसमें अगर उसको ऑनर नहीं करेंगे वो, तो इंडस्ट्री चलने के काबिल ही नहीं रहेगी। जब इंडस्ट्री नहीं चलने के काबिल रहेगी तो कौन ऐसा आदमी है जो अपनी इंडस्ट्री चला के और नुकसान करेगा, और कितने वक्त तक नुकसान करेंगे। जब हम लास्ट टाइम भी जो लास्ट वीक साइड एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी, उसमें जी हमने आपको अपनी चीजें बताई कि कितनी इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जो इनका मुतालबा है बिल्कुल जायज है और इस गैस प्राइस में काम करना बिल्कुल फीजिबल नहीं। अच्छा सुलेमान साहब, इस हवाले से फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत से कोई राब्ता किया? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है, कोई ख़त किताबत का सिलसिला शुरू हुआ? क्योंकि अगर जावेद बिलवानी ने इशारा दे दिया कि अगर हुकूमत ने राब्ता नहीं किया तो फिर 1 हफ्ते के लिए सनतें बंद कर देंगे, ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आप लोग चूँकि फेडरेशन चैम्बर से बिल्कुल ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग आगे बढ़ के इस वक्त क्या कर रहे हैं? लेकिन बिल्कुल हमारी भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट में लोगों से बात हुई है, जी मगर अभी तक वो सुनने को तैयार नहीं है। वो समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त देखिए जो आपके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, वो जी 23 जुलाई 2023 को, जब वो एप्टमा के चेयरमैन थे, वो जी एक लेटर उन्होंने लिखा। उसमें उन्होंने ये बात कही कि जी जो मुतालबात आज हम मांग रहे हैं वो उस वक्त बिल्कुल सही थे और आज जो है वो उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा। तो मेरा तो इस वक्त दोबारा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि बैठें, इस मसले को हल करें। अगर उन्होंने इंडस्ट्री चलानी है और एक्सपोर्ट का सर्वाइवल में का इस वक्त ये है बहुत बड़ा इस वक्त उसमें है कि अगर ये नहीं होगा, इस वक्त गैस के रेट सही नहीं होंगे तो इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। अच्छा, ये मुझे बताएं सुलेमान साहब के कुछ देर पहले चेयरमैन ओगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। चेयरमैन ओगरा मसूद खान से जब सवाल पूछे गए साफियों की जानिब से कि गैस की कीमतों के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध और बलूचिस्तान की सनतें बंद हैं, तो वो भी कोई मुतमईन नहीं कर सके और उन्होंने सारा बोझ मिनिस्ट्री पे डाल दिया। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसा ही था। और उन्होंने ये बात कही कि जी ये मेरे परव्यू में नहीं आता और ये जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का मामला है। तो हमने भी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करा और अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो इसको कोई ना कोई, मैं दोबारा गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि इसको बैठें और मसले को हल करें। अच्छा जावेद साहब, कितनी सनतें हैं जो आप लोगों के साथ खड़ी हैं? कितनी एसोसिएशंस हैं जो आप लोगों के साथ खड़ी हैं? और अगर एक दिन सनतों को आप बंद करते हैं तो हमारी मुल्की मईशत को कितना नुकसान होता है? देखिए, ये 11 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जो सिंध और बलूचिस्तान की हैं और 11 वैल्यूडेड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट एसोसिएशन हैं। जी और अगर ये दोनों जनरल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज स्ट्राइक करती है तो एक्सपोर्ट कीमत के अंदर
48 मिलियन रुपीस, 48 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है पर एक डे। दिन का, पर डे। जी। और अगर दोनों का नुकसान अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 30 अरब रुपए का नुकसान है रोजाना की बुनियाद पर। तो आप नहीं समझते कि रोजाना की बुनियाद मुल्क को पर। तो इस वक्त रेवेन्यू की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर आप लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो उससे मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान होगा, इतने बड़े और फिगर्स सामने आने का सारे के, तो ये भी तो आप नहीं समझते कि गलत हो जाएगा हमारी मईशत के हवाले से? देखिए मसला ये है कि अगर हम फैक्ट्री बंद करते हैं तो हमारा नुकसान कम होता है और फैक्ट्री चलाते तो ज्यादा नुकसान होता है। तो अब आप मुझे बताएं, मशवरा दें कि हमको बंद करनी चाहिए कि चलानी चाहिए। अगर आप मशवरा मांग रहे हैं तो इस वक्त सुलेमान चावला प्रोग्राम में मौजूद हैं, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप पाकिस्तान हौजी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के पेट्रोल इन चीफ हैं। तो आप लोग फौरी तौर पे कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी पॉलिसी बना के हुकूमत के पास क्यों नहीं जाते, फौरी तौर पर रब्ता क्यों नहीं करते कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए? देखिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है कि कहीं से बोरोइंग हो सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। जी। गवर्नमेंट की कोई ये प्रायोरिटी नहीं है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चले और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े। गवर्नमेंट की, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारा यूथ बाहर जा रहा है तो हमारी होम रेमिडेंस बढ़ जाएगी। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि यूथ को बाहर जाना चाहिए कि अपने मुल्क में काम करना चाहिए। ये भी मैं आपके तवज्जुह से सवाल करना चाहता हूँ कि आपके मुल्क का जो ब्रेन है जी। उसको ड्रेन होना चाहिए कि अपने मुल्क के अंदर काम करना चाहिए। ऑब्वियसली अपने मुल्क के और अंदर आपके, सलाहियतें अगर सर्व की जाए तो वो हमें ज़्यादा तकवीत पहुँचाएंगी। तो हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? बाहर ही जाएंगे। एक्सपोर्ट का जब टारगेट सबसे अचीव कर ज्यादा पाएंगे साल के एम्प्लॉयमेंट अख्ताम जनरेट तक? कौन करता है? सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट इंडस्ट्री करती है। एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव कर पाएंगे हम साल के अख्ताम तक, जावेद बिलवानी? देखिए अभी तक जो एक्सपोर्ट जो है ना हमारी 7% नेगेटिव जा रही है। जी। अभी आज की रिपोर्ट दे रहा हूं मैं, आज तक जो है 7% हमारी नेगेटिव एक्सपोर्ट हुई है, ग्रोथ नहीं हुई, माइनस में जा नेगेटिव रहे हैं। एक्सपोर्ट हुई। जी हाँ। अच्छा सुलेमान चावला, अब हल क्या है? एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करना हमारे लिए वबाल हो गया है, रेमिटेंसेस का टारगेट हम शायद ही अचीव कर पाएँ, इसके अलावा हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स के डिक्लाइन की तरफ जानिब जा रहे हैं, एसएमईज मुश्किलात का शिकार हैं, एनर्जी प्राइसेस और एनर्जी क्राइसिस हमारे सरों पर है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप कहाँ देख रहे हैं मुस्तकबिल में? और फिर ये दावा कि 100 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट ले जाएंगे वफाकी वजीर तिजारत का, ये क्या, ये समझ में नहीं आ रही, मैचिंग समझ में नहीं आ रही। देखिए इसका सिर्फ एक हल है कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे जी। और उनको एक लंबा जो है प्लान दे। ये ना हो कि जी कुछ शॉर्ट टर्म प्लान हो, और अगर जब तक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होगा गवर्नमेंट का और स्टेक होल्डर्स का, आप जो भी टारगेट देंगे वो अचीव नहीं हो सकेगा। तो मेरी दोबारा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि साथ स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपोर्ट में प्रमोट करते हैं, जो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, लार्ज इंडस्ट्री है उसको चलाते हैं, उनके साथ बैठ के एक मशावरत करके और मिसा के मईशत बनाएं और उस पे काम करें। 10 साल का 15 साल का प्लान दें जिसमें हमें पता हो कि जी अगले 2-4 सालों में हमारे साथ क्या होगा, किस तरह हम प्लान करें, एनर्जी की प्राइसेस क्या होंगी, और नेबरिंग कंट्रीज को देखते हुए प्लान करें। ये ना हो कि जी एक कंट्री में 9 सेंट की बिजली और हम जो है वो 18 और 22 सेंट पे बात कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है, जो बाहर आपका ग्राहक बैठा हुआ है, वो कभी भी आपसे माल नहीं खरीदेगा। तो जब तक हम ये चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी टारगेट अचीव कर सकेंगे। मगर सुलेमान साहब, आईएमएफ के होते हुए हम अपनी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, अब तो कोई अपना प्लान नहीं बना सकते, तो आइंदा आने वाले दिनों में भी आईएमएफ के इशारों पे हमारी मईशत चलेगी, तो हम कोई अच्छी तवक्को तो नहीं रख सकते इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से? देखिए मैं समझता हूं कि हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और जब तक अगर हम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे अंदर इतनी सलाहियतें हैं, आज तक हमने करके दिया है, करके दिखाया है जब भी हमें मौका दिया गया है और लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है, और आइंदा भी हमारे अंदर इतनी अल्लाह का शुक्र है सलाहियत है कि हम कर सकते हैं। मगर हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए और जो कमिटमेंट करी जाए उसको ऑनर किया जाए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाए, और जो भी इनपुट्स हैं जो गवर्नमेंट के अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने देने
होते हैं इनपुट्स, वो पूरे सही तरीके से सही वक्त पे दें, तो हमारे अंदर इंशाल्लाह इतनी सलाहियत है कि हम वो चीज़ें अचीव कर सकें। बहुत शुक्रिया सुलेमान चावला आपका, जावेद बिलवानी आपका, आप दोनों हजरात ने अपना कीमती वक्त दिया। अगर गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को अपनी पॉलिसी में शामिल कर लें तो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जबकि सनत है को बहाल करने के लिए और सनतों की पॉलिसी को बेहतर करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और दीगर एसोसिएशन से फौरी तौर पर रब्ता करें। ये कहना था सुलेमान चावला और जावेद बिलवानी का। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी रिकॉर्ड तेजी देखी गई और सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे इन्वेस्टर्स के, फाइनेंसर्स के, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद चुराय, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। वजूहात क्या है, सेंटिमेंट्स क्यों इतने ज़्यादा हाई हैं और क्यों रोजाना हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स 2 नए रिकॉर्ड बना रहा है? बहुत अच्छी बात है, मार्केट सरप्लस है, रिकॉर्ड प्लस है, लेकिन वजूहात क्या है? हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं जी वो बेहतर जा रहे हैं, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जब बेहतर जाते जा रहे होते हैं तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारा डॉलर जो है, जो 100 से 300 पे पहुंच गया था ओवर द टाइम पीरियड, जी उस पे एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद थी। डॉलर रेट अगर 50 रुपए नीचे आता है, जी हम तकरीबन 340 290 की रेंज में वापस आए, तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। और साथ साथ जो है वो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हमारा बेसिक इंटरेस्ट रेट जो है वो भी थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो गया। तो ये दोनों बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे, जिसकी वजह से मार्केट जो है, जो अपने लोएस्ट पे ट्रेड कर रही थी, आप ये देख लें कि जो हाईएस्ट का वैल्यू ऑफ शेयर से उनके आज 1/3 है या तकरीबन 40% पर है या 33% पर है। तो अभी मार्केट वो है कि शेयर्स की हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है। अच्छा अच्छा अहमद साहब ये भी बताएं कि इस वक्त एक्टिव क्लाइंटेल कहाँ पे पहुंच गई है? क्योंकि हमने देखा था 4 माह कबल 5 माह कबल एक्टिव क्लाइंटेल का जो रेशो था बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा था, लोग वाइंड अप करके स्टॉक एक्सचेंज से जा रहे थे। अब एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो कहाँ पहुंच गया है? क्योंकि रिकॉर्ड तेजी का रुझान है, तो इस हवाले से कोई खबर? देखिए, जब आप एक्टिव क्लाइंटेल की बात करते हैं, जनरल पब्लिक की में भी एक्टिव क्लाइंटेल बड़ी ज़रूर है, जी मगर मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर एक्टिव क्लाइंटेल इस वक्त जो है वो हमारी फॉरेनर्स की बाइंग है, कि रोज़ाना का जो इनफ्लो है वो ज़्यादा आ रहा है। और साथ साथ हमारे जो लोकल म्यूचुअल फंड्स हैं, दूसरे फंड्स हैं, वो भी जो है वो एक्टिव क्लाइंटेल की अब लिस्ट में आ गए हैं, और उनकी बाइंग भी जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जितना भी लोगों के पास वापस सरमाया है, उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ डाइवर्ट हो जाएं। जी ज़ाहिर है जो लोग जख्मी हुए हैं वो थोड़ा-सा तवक्कुफ़ करेंगे, हालात को देखेंगे, अपने पास जो है वो दोबारा कैपिटल गैदर करेंगे और उसके बाद फिर मार्केट में आएँगे। लेकिन ओवरऑल जब पॉज़िटिव सेंटिमेंट्स आ जाएँ और लोगों को ये यकीन हो जाए कि अब जो है इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसे इनको अभी फ़ौरी मिल जाएँगे, जी तो फिर ये है लोग आना शुरू हो जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी लोग आते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी लोग आते हैं। इस स्टेज पे मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि कोई भी स्टेज हो, लोग जो है वो सोच समझ के बाइंग करें, कॉशियस होके बाइंग करें। ये भी देख लें कि जी इस वक्त मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड है, कल ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता माइनस ट्रेंड पे चली जाए। बिल्कुल। और करेक्शन तो वैसे भी लोग ड्यू है, ऑल टाइम हाई पर इस वक्त ट्रेड हो रही है। अच्छा जी अहमद साहब, मैं थोड़े से फिगर्स की बात कर लूँ। गुज़िश्ता हुकूमत में एक्टिव क्लाइंटेल के क्या फिगर्स है, क्या रेशो था, और अब जो अबूरी हुकूमत आई है इन 4-5 माह में एक्टिव क्लाइंटेल के फिगर्स क्या हैं, इनका रेशो क्या है? इस हवाले से डिफरेंस बता दें। देखिए, अगर दुनिया की मार्केट में जीडीपी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान की जो क्लाइंटेल है वो 0.5% भी नहीं थी। मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी-सी ज़रूर बेहतरी आई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई होगी। इसलिए कि जो पुराने इन्वेस्टर्स थे, उनको जो है वो थोड़ा-सा वक़्त लगेगा कि अपने लॉसेस को रिकवर करें और फिर मार्केट में दोबारा आएँ। लेकिन नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी मार्केट में आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ अगले आने वाले 2-3 महीने जो है वो सही डायरेक्शन आ जाएगी कि कितने ज़्यादा एक्चुअल एक्टिव क्लाइंटेल आए या कितने पुराने क्लाइंटेल थे जो दोबारा एक्टिव हो गए। अंदाजे के मुताबिक हज़ारों में है, 50,000 हैं, 38,000 हैं, 40,000 हैं, या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में लाखों में चले जाएंगे? इस वक्त क्या फिगर्स हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, मैं आपको एग्ज़ैक्ट नंबर्स नहीं दे सकता इस वक़्त की क्या फ़िगर्स हैं, जी लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो पिछले फ़िगर्स थे,
उनके मुकाबले में आने वाले दिनों में वो डबल चले जाएंगे। पिछले क्या फिगर्स थे देखिए उस हवाले से बता दें। देखिए 0.5% हम कहा जाता है कि हमारे एक्टिव क्लाइंटेल होते हैं, हमारी जो क्लाइंट बेस है वो 0.5% होती है। मैं समझता हूँ शायद ये 1% पे भी चली जाए, लेकिन ये कि इट ऑल डिपेंड परसेंटेज को अगर मैं नंबर्स में कन्वर्ट करूं तो क्या नंबर्स निकलते हैं? देखिए हमारे पास एक्टिव क्लाइंटेल जो है वो 18-20 हज़ार के करीब थे। जी। अब मैं समझता हूँ कि वो बढ़ के जो है वो 30-35 हज़ार चले जाने चाहिए आने आने वाले महीनों में, और लोगों का रुझान जो है वो फिर से जो है वो स्टॉक की तरफ चला जाएगा। आप नहीं समझते हैं कि एक्टिव क्लाइंटेल को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को मैदान में आना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जिससे लोगों का अवेयरनेस आया, वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि एनबेट इंडेक्स को और तकवीत मिले? देखिए ऑलरेडी बोर्ड ने जो है वो इस बात पर खासा जोर दिया हुआ है कि एक्टिव मार्केटिंग की जाए, और एक्टिव मार्केटिंग जो है वो हम सब जगह कर भी रहे हैं। हमने ये भी प्लान बनाया हुआ है कि कंपनियों को लिस्टिंग की तरफ भी लेके जाएंगे। इस सिलसिले में पूरा एक जामा प्लान बन रहा है कि जहाँ स्टॉक एक्सचेंज का वर्क जो है वो मुख्तलिफ शहरों में, कराची, हैदराबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा जो शहर हैं जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो है वो इस बात पर आगाह करेंगे कि आप अपनी कंपनी की लिस्टिंग कराएं, ताकि न सिर्फ आपको एक कैपिटल फ्लो मिल जाए, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा भी होगा कि शराकतदारी में बहुत सारे लोग आएंगे और आपको अपने शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू जो है वो भी डिटरमिन हो जाएगी। तो स्टॉक ये मैं स्टॉक मार्केट को और बेहतर करने के लिए मैनेजमेंट कौन कौन से इकदाम करने जा रही है, ये बता दें। स्टूडेंट्स को अप्रोच करने जा रही हैं, इंडिविजुअल्स को अप्रोच करने जा रही हैं। चलें, कॉर्पोरेट सेक्टर को तो अप्रोच करने के लिए आप लोगों ने बता दिया है, इंडिविजुअल और स्टूडेंट्स का जो सेक्टर है उसको अप्रोच करने का कोई प्लान है? देखिए वो एक रेगुलर प्लान है। हमारी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारा, वो स्कूल्स को मैं नहीं इतना कहता, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी जी जहाँ बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो जो है वो नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो कारोबारी जिंदगी में आ जाते हैं, जी। उनकी तरफ जो है वो हम खासी मार्केटिंग कर रहे हैं। आगे भी प्लान है, और मैं समझता हूँ कि ये वो एवेन्यू है जिसको जितना टैप किया जाए लोगों को इस तरफ राग़िब करने में मदद मिलेगी। मार्केट रिकॉर्ड प्लस है। आईपीओस के हवाले से क्या कहेंगे? आईपीओस क्यों नहीं आ रहे मार्केट में? देखिए आगे 3 आईपीओ जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, जो हमारे उसमें क्लियरेंस में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि कौन से सेक्टर हमने से बिलोंग करते हैं? मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं कह सकता, लेकिन मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जी। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज की एक टीम डेजिग्नेट हुई है, जो तमाम जगहों पर जाएगी, लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को बताएगी कि जी ये कैसे जो है वो मार्केटिंग, कैसे जो है वो फ़ायदेमंद है स्टॉक एक्सचेंज पे आईपीओ को लिस्ट करवाना, और उसके लिए क्या-क्या आपको इक़दामात करने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा उनके डोर स्टेप पे जाकर अगर हम इनको ट्रेनिंग दे दें, उनको ओरिएंटेट कर दें, तो जी। कोई वजह नहीं कि बहुत सारे आईपीओज़ जो हैं वो लाइन अप हो जाएँ। टैक्सेस में कमी के हवाले से कोई बातचीत हुई हो वज़ीर ख़जाना से कि कुछ टैक्सेस में नरमी की जाए या शरह में कमी की जाए ताकि क्लाइंटेल बढ़े, लोग का इन्वेस्ट करें, इस हवाले से कोई देखिए पॉलिसी है? तो हमेशा से मुतालबा रहा है कि लोगों के बिज़नेस को फैसिलिटेट किया जाए, उनसे कम टैक्स लिए जाए, क्योंकि ये वाहिद सेक्टर है जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेड है। तो जहाँ पूरा का पूरा सेक्टर डॉक्यूमेंटेड हो, वहाँ पर गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी बढ़ जाते हैं, और ये सिर्फ विन-विन पोज़ीशन ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है, बल्कि इन ब्रोकरेज हाउसेज़ के लिए भी है जी। कि अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होगी तो उनको फ़ायदा होगा। चेयरपर्सन इस वक्त शमशाद अख्तर साहिबा हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना भी हैं। उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग कि आने वाले दिनों में टैक्सेस वाकई कुछ कम हो जाएंगे? कुछ खुशखबरी सुना दें इन्वेस्टर्स को। देखिए, मैं हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, और जब से मैडम शमशाद अख्तर आई हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया रुख लेना शुरू किया है। जी। इस वक़्त एक सबसे बड़ा काम जो स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने करवाया है, वो सुकूक बॉन्ड्स की जो है वो लिस्टिंग, और साथ-साथ उन बॉन्ड्स की जो है वो ऑक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो सिर्फ़ बैंकों के पास था या दूसरी जगहों पे था। लेकिन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ये इख्तियारात तजवीज़ करने से ना सिर्फ एक्सचेंज को की बेहतरी होगी, बल्कि लोग जो हैं, एक आम आदमी भी जो है वो अब सुकुक बॉन्ड खरीद सकेगा। अच्छा अहमद साहब, हमारे पास जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो पाकिस्तान बेस्ड नहीं है। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोशिश की है कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हम लॉन्च करें, आईटी सेक्टर को भी प्रमोट करें। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग अगर आ जाए स्टॉक एक्सचेंज में तो बड़ी खुशहाल बात होगी। देखिए हमारा आईटी डिपार्टमेंट इस पे मुसलसल काम करता रहता है। हमने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में दिक्कतें ज़रूर हुई थी,
लेकिन अब वो अपना सॉफ्टवेयर जो है वो पूरी आबोताब के साथ चल रहा है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एक-एक करके हम ऑप्शंस को ओपन अप भी करेंगे और ये मगर वो सिर्फ मेड ना इन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना सॉफ्टवेयर, मैं मेड इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। मुस्तकबिल में इस हवाले से कोई प्लान बनाया आप लोगों ने? देखिए ज़ाहिर है जो ये मेन सर्वर है वो तो बाहर से आया हुआ है, जी। लेकिन फ्रंट एंड और बैक एंड पे जो है वो हम लोकल सर्वर्स की ज़रूर मदद लेते हैं और उसका एक बहुत बड़ा किरदार होता है स्टॉक एक्सचेंज को चलाने में। तो हमारे पास बैक एंड और फ्रंट एंड पे सारे लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका सॉफ्टवेयर मौजूद है, जिसकी बिना पे जो है वो ये एक बड़ी अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जो है ये हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आखिर में बता दें 100 इंडेक्स को कहाँ देखते हैं मुस्तकबिल में? रिकॉर्ड तेज़ी इस वक्त जारी है, क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? देखिए, मैं कहता हूँ कि बेहतरी की तरफ है, गो के थोड़ा बहुत करेक्शन आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, जी। लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो मार्केट अच्छी रहेगी और मैं समझता हूँ कि 100 इंडेक्स जो है वो अपनी नई बुलंदियों पे जो है वो पहुँचता रहेगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज हमने प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को बड़ा तफसीली डिस्कस किया। आज भी अपडेट इंडेक्स से 2 नए रिकॉर्ड कायम किए और अपने साहब का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ अपडेट इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामज़न है। इसके अलावा सनतकार इंतहाई परेशान है। से नौ बलूचिस्तान के सनतें बंद करके बैठ गए हैं आज, और 2 से 3 रोज़ के बाद दोबारा से प्लानिंग की जाएगी कि सनतों को मज़ीद कितना बंद किया जाएगा। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन को हल करने के लिए हुकूमत को मैदान में आना होगा। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कोशिशों में है कि किसी भी तरीके से सिंध और बलूचिस्तान के टैरिफ के हवाले से हुकूमत को एक्शन ले। इसके अलावा IPPs, फर्टिलाइजर सेक्टर और लाइन लॉसेस हमारे गैस बहरान की असल वजह है। अगर इन तीनों को ख़त्म तो फिल वक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उबरी हुकूमत के पास वक्त कम है और मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, लेकिन पावर सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ये 3 अहम पॉइंट्स हैं जिन पर हमें काम करना होगा, ताकि गैस बहरान इस मुल्क का ख़त्म हो सके, हम अपनी लाइट ड्रॉ कर सकें, पावर डेफिसिट को कंट्रोल कर सकें। और आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जाती है कि सिंध और बलूचिस्तान के सनतकारों के मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा चेयरमैन ओगरा ने कहा है कि गैस की कीमतों के हवाले से हुकूमत ने चेयरमैन ओगरा से कोई तजवीज़ नहीं मांगी, बल्कि ओगरा अथॉरिटी को इन्वॉल्व भी नहीं किया। आइंदा वाली हुकूमतें अगर तजवीज़ मांगेंगी तो फिर ओगरा उस तजवीज़ में शामिल होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि LPG के फ़रोग़ के लिए, LPG के लॉसेस के लिए और LPG की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुल्क में आइंदा आने वाले दिनों में LPG की पॉलिसी लाई जाएगी और अपकमिंग गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अप्रूव करेगी। जबकि उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में ये भी कहा है कि अब जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उस पर भारी जुर्माने भी होंगे और जेल में सज़ा भी दिलवाई जाएगी। चेयरमैन ओगरा ने कहा है कि वो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है। ये उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में अपना इजहार किया है। चेयरमैन ओगरा के बयानात से बहुत से सनतकार खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने सनतों के मसाइल हल करने के हवाले से कोई मुस्बत बात नहीं की। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।